Good morning, friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 8, cell, the unit of life, lecture number 5. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों के बारे में डिस्कस कर दी थी। और हमने डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इनके बारे में डिस्कस की थी। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था और बाद में इसके फंक्शन देखे थे, और बाद में हमने प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उससे आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह लेके चल गए हैं, जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है वे सब आपस में मिलके एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। याद रखना कि हमारे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये सब आपस में मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाने का काम करते हैं, जो क्या करते हैं सेल के अंदर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सिंगल मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनल आता है वह है ER, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस ए थिन reticulum wave like is spread full structure of the irregular articular ducts which is called endoplasmic reticulum। कि जो न्यूक्लियस होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको जाल के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका ओरिजिन होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता कहाँ है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका ओरिजिन होता है। एक साइंटिस्ट थे, नाम था कीथ आर पोर्टर, उन्होंने पहली बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी और उसका नाम देने का काम किया था 1945 में। एंड इट मेक द डेफिनेट शेप, साइज एंड परसिस्टेंस टू द सेल। सेल को एक शेप, साइज और कह सकते हैं कि उसको एक आकार देने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नॉर्मली देखें तो वह दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर दोनों को ध्यान से देखें तो राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपको इसमें दिखाई देगा कि कहीं कहीं पे एक दाने के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, कहीं कहीं पे। तो जहाँ पे ये दाने के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं तो वह उस सरफेस को रफ बना रहे हैं, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जहाँ जबकि जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वह है प्रोटीन सिंथेसिस करना और सिक्रीशन करना, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फंक्शन में आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म करना और सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड। हमारी बॉडी में जो स्टीरॉयड बनते हैं उन स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस करना। और एक आता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई टॉक्सिन वाली चीज़ सेल के अंदर नहीं आने देते। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर ही एक पिगमेंट पाया जाता है साइटोक्रोम। वो क्या करता है एक्चुअल में, क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन में प्रोटीन भी इन्वॉल्व होता है। कहाँ पे? केवल साइटोक्रोम पिगमेंट के अंदर, और उसकी भी रेंज है P450। ये जो है एक वेवलेंथ है कि इस वेवलेंथ को ही ये एब्जॉर्ब करके डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो याद रखना है आपको कि डिटॉक्सिफिकेशन, स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है।
अब बात आती है मॉडिफिकेशन की, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो मॉडिफिकेशन मिलते हैं आपको सेल में। एक तो मिलता है निसेल ग्रेन्यूल्स, जो आपको कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती है उसके अंदर आपको निसेल ग्रेन्यूल मिलते हैं। वो निसेल ग्रेन्यूल जो है वो ओनली फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही बनते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सेकंड जो है वह कहलाता है माइक्रोसोम, और माइक्रोसोम भी कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़े होते हैं। और ये बनते कब है, टुकड़े अलग कब होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के दौरान। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि जब आप किसी सेल को बॉडी से बाहर निकालते हो, सेल को बॉडी से बाहर निकालने के बाद उसको आप गलाने की कोशिश करते हो, यानी कि लाइसिस करने की कोशिश करते हो, तो उसके दौरान क्या होते हैं कि ये राइबोसोम के टुकड़े नीचे तल में बैठ जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी आपको केवल ये याद रखना है, केवल नाम याद रखना है, इसके बारे में कंप्लीट डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। आपको बस इतना याद रखना है कि माइक्रोसोम्स जो है वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ टुकड़े हैं जो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान बनते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आता है गोल्जी एपिक्टिस। गोल्जी एपिक्टिस के बारे में देखें तो साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने 1898 में पहली बार नर्वस सेल ऑफ ए ओवल, एक उल्लू की नर्वस सेल में गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। सम अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडी आर टिक्टियोसोम, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स एंड लिपोकॉन्ड्रियन ऑल्सो। याद रखना कि गोल्जी एपिक्टिस जो है उसके दो नाम हैं, एक तो डिक्टियोसोम, फंजाई और प्रोटोजोन्स के अंदर वह डिक्टियोसोम कहलाता है, और प्लांट के अंदर आपको कई बार लिपोकॉन्ड्रियन के नाम से भी जाना जाता है। द गोल्जी बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनली स्टैक्स ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक एंड दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। कि गोल्जी बॉडी आपको थैले की जैसी संरचनाओं से मिलकर बनता हुआ दिखाई देता है, जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। याद रखना कि गोल्जी बॉडी में आपको थैले के जैसी सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको सिस्टर्नी कहते हैं, ऑफ 0.1 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन इन डायमीटर। इन ए गोल्जी बॉडी देयर नंबर रेंज फ्रॉम 3 to 12। याद रखना कि एक गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी की जो संख्या है, जो इनके नंबर है, वह 3 to 12 हो सकते हैं। द वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स ऑल्सो ओकर इन गोल्जी बॉडी। याद रखना कि जो सिस्टर्नी है, उन सिस्टर्नी को छोटे छोटे ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जो कहलाते हैं ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स के पास में फैट की छोटी छोटी बॉल्स पाई जाती है, जो कहलाती है वेसिकल्स। कि एक कंप्लीट गोल्जी बॉडी को बनाने में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स तीनों काम आते हैं। सिस्टर्नी आर कंडेंस्ड नियर द सेंटर एंड इट्स शेप ऑफ ए कप और बॉल। कि जहाँ पे सेंटर की तरफ है वहाँ पे आप देखोगे कि जो सिस्टर्नी है वह एक कप के जैसा शेप, बॉवल के जैसे शेप के अंदर आ जाता है, जो कहलाता है सिस फेस। याद रखना कि जो न्यूक्लियस है, हमको पता है सेल के बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के पास में जो हिस्सा होगा गोल्जी बॉडी का, वह ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स शेप का होगा, जिसको सिस फेस कहेंगे। और सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो हिस्सा होगा वह कॉनकेव टाइप का होगा, जिसको ट्रांसफेस कहते हैं। याद रखना गोल्जी एपिक्टिस के अंदर दो फेस पाए जाते हैं, मतलब दो प्रकार के चेहरे होते हैं उसमें। फर्स्ट आता है सिस फेस एंड सेकंड आता है ट्रांसफेस। सिस फेस क्या है, कप के जैसा, गड्ढे के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो सेंटर की तरफ होता है, और उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको सेल मेम्ब्रेन की तरफ मिलता है। The concave surface is called cis phase forming phase near the nucleus, and concave surface is called transphase and maturation phase it toward the cell membrane. गोल्जी बॉडी के फंक्शंस की हम बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सिक्रेशन, एंड देयर नंबर इज हायर इन सिक्रेटिव सेल्स सच एज पेनक्रिएटिक सेल, म्यूकस सेल एंड मेमोरी सेल्स। जहाँ से सिक्रेशन निकलता है वहाँ पे गोल्जी बॉडी की संख्या ज़्यादा मिलती है आपको। एंड इट फॉर्म्स द एक्रोसोम स्ट्रक्चर फाउंड इन ह्यूमन स्पर्म। ये थोड़ा एक ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन स्पर्म में आगे के हिस्से पे एक्रोसोम पाया जाता है।
जो गोल्जी बॉडी बनाने का काम करता है। एंड इट फॉर्म द सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल। याद रखना कि जब प्लांट में सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान बीच की सेल प्लेट को बनाने का काम भी गोल्जी बॉडी करती है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वह है लाइसोसोम, सिंगल बाउंड सेल ऑर्गेनल, जो जिसका अगर हम कह सकते हैं कि टुकड़े करें तो हमारे सामने आता है लाइसो, जिसका मतलब होता है डाइजेशन, एंड सोमा मतलब स्किन, कि जो डाइजेशन करने का काम करता है वह लाइसोसोम कहलाते हैं। यह एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के वेसिकल से बनता है। डी डुवे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1955 में पहली बार लाइसोसोम का डिस्कवरी की थी और साथ में इसका नाम दिया था लाइसोसोम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रेजेंस के कारण इसका नाम लाइसोसोम दिया था। लाइसोसोम आर कैरेक्टरिस्टिक बाय ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम का एक मैं कह सकते हैं कि प्रमुख गुण है कि उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेस। ये एंजाइम क्या है, मैक्सिमम आपको लाइसोसोम में मिलेंगे, विच फंक्शन एट द एसिडिक pH 5, जो केवल एसिडिक pH 5 में ही फंक्शन करते हैं। लाइसोसोम जो है उसका मेन फंक्शन फेगोसाइटोसिस का है और डाइजेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस। फेगोसाइटोसिस कहलाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेथ हो जाती है सेल के अंदर, उसको ख़त्म करने का काम करता है यह लाइसोसोम, और साथ में उसका डाइजेशन करने का भी काम करता है। According to the construction site and shape, it's mainly divided into two types, primary lysosome and secondary lysosome. The primary lysosome are the first lysosome to be made, in which newborn enzyme are filled. नॉर्मली लाइसोसोम दो टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है प्राइमरी लाइसोसोम। ये पहली बार फर्स्ट टाइम जो सेल में लाइसोसोम बनते हैं जिसके अंदर नए डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, उनको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन विच द एंजाइम ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम डाइजेस्ट और हाइड्रोलाइज द फूड पार्टिकल। कि सेकेंडरी लाइसोसोम जो है फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनते हैं, जो क्या करते हैं, इसमें भी प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम भर जाते हैं जो फूड पार्टिकल का हाइड्रोलाइसिस यानी उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। सम टाइम लाइसोसोम ब्रेक इन द सेल फॉर ए justified reason because of its enzyme emitted from same cell on which it was destroyed or digest oven cell। कि कई बार सेल के अंदर बिना कुछ कारणों के लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वे इमिटेट बाहर निकलने के बाद खुद की सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इस कारण जो लाइसोसोम है उसको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये एक वर्ड आता है सुसाइड बैग, कौन सा सेल ऑर्गेनल कहलाता है, तो आपको बताना पड़ेगा लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं। एक वर्ड आता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या होता है कि अगर कोई सेल डिजीज्ड हो जाती है, कोई बीमार सेल हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय करने की जो प्रोसेस है वह भी लाइसोसोम के ज़रिए ही की जाती है। कि जब पता चल जाता है सेल के अंदर कि ये नुकसानदायक सेल है तो उसका खुद का लाइसोसोम अपनी सेल को ख़त्म कर देता है। इसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक यानी कि वैक्यूल्स और इससे आगे के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।